स्वागत है आपका सुबह की चाय पर चर्चा में। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आइए देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। चीन के बाजारों में लगातार बिकवाली के बाद अमेरिकी बाजार में मचा कोहराम। डाउस करीब 525 अंक टूटा। S&P नैस्डैक 3% से ज्यादा टूटे। यूरोपीय बाजारों में गिरावट और चीन पर दबाव बरकरार। चीन के खराब मैन्युफैक्चरिंग PMI आंकड़ों के बाद एशिया के बाजारों में बिकवाली हावी। जापान के बाजार 2.25% से ज्यादा गिरे। शंघाई में जबरदस्त गिरावट का दौर जारी, तमाम कोशिशें नाकाम। लगातार 8 हफ्तों से कच्चे तेल में गिरावट जारी। NYMEX क्रूड $40 और ब्रेंट 45 के नीचे। दुनिया भर की बड़ी करेंसीज के मुकाबले डॉलर भी 1% कमजोर। ग्लोबल चिंता के चलते भारतीय बाजार में भी गिरावट। शुक्रवार को निफ्टी 8,300 के नीचे, सेंसेक्स 27,500 के नीचे बंद हुआ था। आज भी SGX के संकेत के मुताबिक गिरावट जारी रहने की आशंका। Always the speculation of when and which way the US Fed will act, and it's obvious we have now learned to live in troubled times. ग्लोबल बाजार में अनिश्चितता के बावजूद वित्त मंत्री अरुण जेटली को भारतीय इकोनॉमी पर भरोसा। कहा, ग्लोबल हालात से मुकाबले के लिए तैयार है भारत। एक दशक से ज्यादा लंबे समय के बाद देश में खुला नया प्राइवेट बैंक। बंधन बैंक ने 501 ब्रांच के साथ शुरू किया कारोबार। छोटे और मझोले उद्यमियों को बढ़ावा देने की कोशिश। देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी IOC में आज ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार बेचेगी 10% हिस्सा। 9,500 करोड़ जुटाने की योजना। तो चाय पर चर्चा के इस खास मॉर्निंग एडिशन में आप सभी का स्वागत है। और हम देख रहे हैं जिस तरह के संकेत हैं, लगता है गिरावट जारी रहेगी। पर सवाल यह है कि कितने नीचे खुले तो नया शॉर्ट करें या ना करें। जो प्रदीप में देख रहा था, एक और स्टॉक मार्केट है जो शायद हम लोग जनरली ट्रैक नहीं करते, वो है यूक्रेन। और एकमात्र यूक्रेन ऐसा जो हरे निशान में आज पूरी दुनिया में। और सबसे कम गिरा हुआ जो अभी खुले हुए बाजार उनमें है कोस्पी 1.25%। तो फिर ये माने कि अगर हम 1.25% ही नीचे खुले तो शॉर्ट कर देना चाहिए। संकेत तो SGX के ऐसे ही है, करीबन इसी रेंज में खुलने की बात हो रही है। लेकिन SGX मुझे लगता है पिछले सेशन में कुछ हद तक गिर चुका था। हाँ। उसके ऊपर अब उसको बिल्ड करते हुए नजर आ रहा है। तो हम पहले SGX का फ्राइडे की गिरावट को कैचअप करेंगे, फिर आज की। तो एक्चुअली गिरावट कहीं ज्यादा होने वाली जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। स्क्रीन पर दिख रहा है वो लेवल 8171 कुछ ऐसा दिख रहा था। 8160 के आसपास लास्ट मैंने देखा था। तो अब अच्छी खासी कमजोरी होगी। लेकिन शर्मा साहब, ये ओवर द वीकेंड बड़ा हल्ला मचा। हम लोग भी बड़े आपस में मेलबाजी कर रहे थे कि बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। चाइना को लेकर कंसर्न्स हमें पता थी, इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर कंसर्न्स पता थी। इस बीच हम लोग बाकी डिबेट करते रहते थे। तो मैं बताता रहता था कि यूएस में हाउसिंग स्टार्ट्स का डेटा बड़ा स्ट्रांग है, कार सेल्स बड़ी स्ट्रांग है। ओवर भरोसा करते थे। एक्चुअली लोग हमेशा भरोसा करते थे। इस बीच एकदम से वीकेंड में ऐसा क्या हो गया कि एकदम से सेल ऑफ, एकदम से पैनिक मोड है। ऑल हेल ब्रोक लूज जिसे हम कहते हैं, वो देखने को मिल रहा है। दरअसल आपके डेटा से शुरू करते हैं। जो स्ट्रांग डेटा आया है वो स्ट्रांग डेटा इंटरेस्ट रेट हाइक को और उसके चांसेस को बढ़ाता है। तो मार्केट के लिए खराब है। हमारा ये मानना रहा है कि यूएस रेट हाइक तो भूल जाइए। आपके चैनल पे बहुत बार बोलता रहा हूं कि रेट हाइक नहीं आएगा। आप अब ये बात करेंगे कि अगला QE कब आएगा, अगर आ सकता है तो। मेरा ये मानना है कि 2008 की जो प्रॉब्लम्स थी वो अभी तक समाप्त नहीं हुई हैं। हमने कैन को महज एक ठोकर मारी है, उसको अगले स्टेप तक पहुंचा दिया। शर्मा साहब, जो लोग बोल रहे हैं आजकल बड़ी दबी जबान से चर्चा चल रही है कि QE4 नहीं आएगा, अब सीधा QE5 आएगा। मतलब इतनी ज्यादा जरूरत है क्वांटिटेटिव ईजिंग की कि मतलब चौथा पैकेज भूल जाओ, 5वें ले आओ। और ये तो एक्चुअली बुरी खबर होने वाली है। अगर ऐसा है वाकई तो ये शायद कहने के लिए अच्छी बात होगी, लेकिन बड़ी दिक्कत होने वाली है। इसका मतलब ग्लोबल इक्विटी जी, ये सब चीजें हमको, जो प्रॉब्लम को जब आप एड्रेस नहीं करते हो उसको सिर्फ एक बैंडेड लगा के ठीक कर देते हो, जिसमें आपको हाथ काट के उसको एम्प्यूट करने की आवश्यकता, वहां पे आप बैंडेड लगा रहे हो। तो मैजिक पोस्टपोनमेंट है प्रॉब्लम। आप अमेरिका को लेकर कंसर्न उठा रहे हैं? ग्लोबली दुनिया में, पूरा ग्लोबली। आप अपन जापान को देखते हैं। जापान ने अपना GDP का 25% हिस्सा झोंक दिया वापस इन्फ्लेशन लाने के लिए। हमने देखा यूरोप के अंदर जो इन्फ्लेशन उन्होंने जो
जो वहां के चीफ हैं मिस्टर ड्रागी, उन्होंने बोला कि कम वॉट में विल डू वॉट एवर दैट इज रिक्वायर्ड। तो कितना किया उन्होंने भी अच्छा खासा रकम झोंका, और जो इन्फ्लेशन -0.6% था वो बढ़ के 0.3 आया, प्लस 0.3 आया, 0.3, और वो भी घटना शुरू हो गया। तो असर नहीं हो रहा है। और यूएस तो 7 साल हो गए, 9 साल हो गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी नहीं पाए। तो आपने अभी तो, और हमारा भी मानना है कि ये तो स्थिति बहुत ही खराब होगी। क्या चाहिए था इस वक्त इन्वेस्टर या बैंकों को कंप्यूट करने की जरूरत थी, तो क्या कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए थे जो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया? दरअसल जिन लोगों की, जिन कॉर्पोरेट्स की, जिन बैंकों की हालत खराब है, उनको बंद होने देना चाहिए। कि जब आपकी कैपेसिटी कम होगी तब जाके आप वापस इकोनॉमी लौटती है। अगर आप एक ऑक्सीजन के तहत जिंदा रखते हो तो जो हेल्दी लोग हैं वो भी धीरे धीरे करके मरेंगे। तो बिल्कुल, तो ये जो बिजनेस साइकिल ऐसा होता है कि जब मंदी आती है तो जो इनएफिशिएंट कंपनीज होती हैं वो बंद हो जाती हैं, और वही लोग, वही कैपिटल निकल के कहीं और डिप्लॉय होते हैं नया बिजनेस करने। तो ये प्रोसेस कहीं अटकाने की कोशिश सभी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चाइना कर रहा है। देखिए 2007 से अब तक उनका जो टोटल लोन है वो 4 गुना हो गया है। बिल्कुल सही प्रदीप, और वो इसलिए हुआ है कि 2008 की मंदी में उन्होंने क्या सोचा, चाइना इज एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम इसको डोमेस्टिकली कंजम्पशन बढ़ाएंगे। तो दे बिल्ड ब्रिजेस टू नोवेयर, उन्होंने दुनिया भर के घोस्ट सिटीज बना दिए। अब उन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाया होता तब एक्सपोर्ट कर सकते थे। रियल एस्टेट को तो यू कांट इवन एक्सपोर्ट। तो आपने जो पैसा लगाया वो एज इट इज आपका बैड डेट होके बैठा है। अच्छा, चीन को डंप कर रहे हैं। दिक्कत असली जब रिसर्फेस हुई, जब वो युआन को डिवैल्यू करना शुरू करा, लोगों को लगा कि चीन में बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन वाकई में पता है चीन में दिक्कत क्या है? ऑलमोस्ट हमारे लिए क्लोज इकोनॉमी है, हमें कुछ पता नहीं इस इकोनॉमी में एक्चुअली दिक्कत क्या है। क्या वो अनसर्टेनिटी भी हमारे लिए और दिक्कत बढ़ा रही है, इसीलिए और नर्वस हो रहे हैं? दरअसल हमारा ये मानना है, अपना हम जो एजुकेटेड लोग हैं, कि उनके दिमाग में चाइना के प्रति इज्जत ज्यादा है। पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्या उनको वाकई में मालूम है क्या हो रहा है। तो बिकॉज वहां पे भी जो नेशन के ब्रेक होने के जो चांसेस हैं, वो जितना लोग भारत के बारे में कुछ और प्रदेशों के बारे में सोचते हैं उससे कहीं पे ज्यादा हैं। तो उस दृष्टि से उसको कवर अप करने के लिए जो पॉलिटिकली जो भी एक्शन ले रहे हैं वो लोग ले रहे हैं, लेकिन कब क्या हो जाएगा। तो पिछले 40 सालों का ट्रेंड जो है कि चाइना की सरकार जो तय करती है वो हासिल कर लेती है। 1976 से उन्होंने जो नए रिफॉर्म शुरू किए थे, वो कॉन्फिडेंस टूट गया इस बार शायद। शायद ऑलमोस्ट लाइकली, तमाम स्टेप उठाए गए। 40 साल का ट्रेंड। दूसरा एक और प्रॉब्लम प्रदीप जो है वो ये कि ग्लोबल मंदी से अब हम करेंसी वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। ये जो करेंसी वॉर की हम बार बार बात करते हैं, हम देखिए पहले शुरू किसने किया? अमेरिका ने। पहले उसने अपना डॉलर तोड़ा, फिर जापान आया, फिर यूरोप आया, अब तो चाइना एंड में आया। और ये लोग चाइना पे आरोप लगा रहे हैं कि आप करेंसी वॉर शुरू कर रहे हो। ये तो स्क्वायर ऑफ कर रहा है। मे बी इट इज एंड ऑफ बिगिनिंग, ऑफ लेट तो बिगिनिंग ऑफ एंड, इट मे बी बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ करेंसी वॉर। लेकिन जब एंड होता है तभी तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। एंड होता है तो पेनफुल होता है। एंड इज ऑलवेज पेनफुल। वही क्लाइमेक्स दिख रहा है। और ये जो वॉर है ये बेसिकली एक बॉक्सिंग का बाउट है, एक मैंने मारा, 2 आप मारेंगे। तो ये कोई एंड होने, जब तक वो एक धराशायी पूरी तरह से नहीं हो जाए, तो धराशायी होना पड़ेगा। तब तक ये चलता रह सकता है। मेरा ये मानना है कि करेंसी वॉर के बाद जो एक्चुअली जो फिजिकल जो दिक्कतें आएंगी वो हैं आपकी ट्रेड के ऊपर। पर किसी को धराशायी होने की जरूरत है क्या? क्योंकि 2007 से हम देख रहे हैं सब कुछ कारपेट के अंदर 2007 से इकोनॉमी कारपेट के अंदर गंदगी जाती जा रही है, कोई धराशायी नहीं हुआ अभी तक। पहले तो वही है जो सिस्टमिक इश्यूज माउंट हो गए। पहले गोल्ड धराशायी हुआ, फिर क्रूड धराशायी हुआ, अब इक्विटी हो रही है, हर जगह हो रही है। हर एक जिन मार्केट ये सब है वो धराशायी हो रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि देश ही गिरे। बिल्कुल। एक कमोडिटीज का गिरना भी अपने आप में। एक आप मजे की बात देखिए, हमारे यहाँ पे इंक्रीमेंटल इनफ्लो का 5% लाने की बात हुई ईपीएफओ की, उस पर बाजार खुश हुआ था। और वहां 35% इनफ्लो आने की बात है और मार्केट देखिए 20% ऑल एसेट क्लास, बिल्कुल उसका 30% पेंशन फंड में डाला। पर अब मार्केट रियलाइज कर चुका है कि मार्केट मेजर्स, इकोनॉमी मेजर्स अलग अलग हैं, और ये मार्केट को जितना भी आप रिवाइव करने की कोशिश करें, इकोनॉमी को लेकर कंसर्न्स तगड़ी है, और इन सब मेजर्स से इकोनॉमी का कुछ नहीं होने वाला। संदीप जैन हमारे साथ जुड़े, उनकी भी राय लेते हैं। संदीप, क्या लगता है आपको, इतना बड़ा बूस्टर डोज भी अगर नाकाम हो गया तो अब तो चीन के पास कुछ बचा नहीं है? देखिए, अब ये जो भी चीजें हो रही है वो सारी की सारी चीजें हो रही है आर्टिफिशियल वेज ऑफ ब्रिंगिंग थिंग्स बैक टू द नॉर्मलसी। अब कोई भी आर्टिफिशियल वे भले ही हो, वो क्यूई हो या अननेसेसरी कंजम्पशन बाय चाइना, ये पिछले जो 10-15 सालों से जो चल रहा था उन सब का कहीं ना कहीं एक बहुत खराब रिजल्ट अब सामने आ रहा है। जो इंडिया समहाउ इन टाइप के
चीजों पे जल्दी से डिपेंड नहीं कर रहा था, और इंडिया में कहीं ना कहीं अभी भी चीजें बहुत सही है। इंडिया काफी अच्छे स्वीट स्पॉट पे है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा जो भी कोहराम है, ये सारा मचने के बाद और खत्म होने के बाद इंडिया बहुत जबरदस्त बाउंस बैक करेगा। एंड आई फील कि लेकिन सबके बाद एक बहुत बड़ी बाइंग खत्म होने के बाद तो बाउंस बैक करेगा। इसमें कोहराम के साथ हम ही ना निपट लें। 5 आउट ऑफ 5 हम पांचों सहमत है, लेकिन ये खत्म कहाँ होगा? क्या 8000 निफ्टी पे होगा, 7700 पे होगा, 7500 पे, 7200 पे? कहाँ खत्म होगा ये बताइए। देखिए अनिल जी, अपन रोज टीवी पे आते हैं, रोज बोलना होता है और रोज व्यूअर्स भी देखते हैं, बट अगर आप वैसे देखें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें, तो 7700 वैसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर देखें तो 350-400 पॉइंट है, तो 5% है, ऊपर से अभी 5% टूटे हैं। और अगर 2008 के, कल मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी, वो बोलते भी 2008 वाला, क्योंकि वो शॉर्ट पोजीशन में बैठे हुए थे, बोले 2008 वाला सेलर सर्किट कब लगेगा संजीव जी? तो वैसा माहौल मुझे नहीं दिखता है कि 2008 वाला सेलर सर्किट लगेगा, बट स्टिल आई फील कि 7800, 7950 ये रेंज रहेगा जहां पे डेफिनेटली इंडिया में बाइंग है। शर्मा जी, वाकई में स्वीट स्पॉट में है क्या? क्योंकि देखिए $110 से क्रूड का $50 तक आना बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 50 से 40 होना अच्छी बात तो नहीं दिखती मुझे। और क्योंकि एक लेवल के बाद क्रूड गिर रहा है, उसका बेनिफिट तो मिल रहा है आपको $10। और हमेशा लंबी अवधि में प्लॉट करेंगे तो ग्लोबल मार्केट तभी परफॉर्म करते हैं जब कच्चा तेल में बढ़त देखने को मिलती है। $10 के फायदे के चक्कर में जो कमोडिटीज मार्केट की मंदी, दुनिया भर के मार्केट की मंदी, करेंसी का मूड बिगड़ जाना। अरे यार, ये कुछ फायदा है क्या वाकई में? संदीप जी ने क्या बोला मैं नहीं सुन पाया, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि एक थोड़े गिरने पे तो आप सेलिब्रेट कर सकते हो क्रूड को, लेकिन जब वो एक लगातार गिरता रहता है तो ये एक बहुत बड़ी आपको फर्दर चिंता का विषय है कि भाई बॉडी का आप चेकअप कराइए। और उसके अंदर मेरा ये मानना है, जब इकोनॉमी प्रदीप हमारी पहले 2008 से कमजोर है, क्रूड उस वक्त $32 तक गया था, तो 40 के बजाय ये तो 30-32 तक भी जा सकता है, उससे नीचे भी जा सकता है, जबकि उससे ज्यादा सप्लाई आने को तैयार है। और और जो बड़ी बात है जो ये समझने की आवश्यकता ये है कि उस वक्त प्रदीप हमारे पास बैंक्स थे, सेंट्रल बैंक्स थे, जिनकी हालत बहुत मसलमन जैसी हालत थी कि वो कुछ भी कर सकते थे। फेडरल रिजर्व बैंक, उसकी जो टोटल बैलेंस शीट साइज थी वो महज $0.9 ट्रिलियन थी, वो उन्होंने बढ़ा के $4.3 ट्रिलियन कर ली। तो अब और कितना वो लोग खरीदेंगे? तो उस पर्सपेक्टिव में ये है कि आज के रेट में जो सपोर्ट आ सकता था वो उतने आना मुश्किल है। तो उसके तहत मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ये लंबा चल सकता है। और तो आप ये कह रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म पीक हो चुका है शायद सारे शेयर बाजारों का 2008 की जनवरी की लॉजिकली। हाँ जी, अगर के हिसाब से शायद ना, नहीं ग्लोबली अगर हम देखें तो पूरा ग्लोबली अगर निकी को छोड़ दें बाकी सभी इंडिसेस हमारे 200 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो नीचे का शुरू हुआ है। बिल्कुल। अब कहां पे आएंगे या कौन पहले बॉटम आउट कर जाएगा, जरूरी नहीं कि सभी लोग उतने गिरे। तो लेकिन इस बार एक फर्क है, एक बड़ा फर्क ये कि इन सब के बीच में दुनिया का दादा अमेरिका, वो बेहतर सिचुएशन है, वो मजबूत है। हर बार पिछले करेक्शन में सबसे ज्यादा दिक्कत अमेरिका में थी, इस बार अमेरिका से थोड़ा छोटा। जैसे कि शर्मा जी कह रहे हैं कि अमेरिका के पास भी शायद ज्यादा ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट आप एक बात अगर देखें तो पिछले 4 महीने से लगातार पहली बार, ये 2008 से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि हर महीने लोअर टॉप्स अमेरिकन मार्केट ने यानी डाउ ने बनाए हैं, यानी पिछले महीने का हाई वो पार नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ईयर टू डेट तो नेगेटिव हो ही गए। बिल्कुल। और ये सबसे शार्पेस्ट फॉल है 2008 के बाद से लेकर अब तक का, पिछले 4 साल का सबसे बड़ा करेक्शन है तकरीबन 2000 पॉइंट का डाउ में। तो ऐसी स्थिति में आज हमें क्या करना चाहिए ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। दुनिया भर के बाजारों में जबरदस्त गिरावट का माहौल। भारतीय बाजारों ने पिछला हफ्ता काफी कमजोरी के साथ बंद किया। 8200 का लेवल आज टूटने की पूरी आशंका और एक्सपायरी का हफ्ता भी। ऐसे में कितने गिर सकते हैं बाजार और इस गिरते हुए बाजार में क्या है ट्रेडर्स की रणनीति और कहां है निवेशकों के लिए निवेश के मौके, इस पर होगा हमारा खास फोकस मार्केट काउंटडाउन में। अब से कुछ देर में ठीक 8 बजे। स्वागत है आपका एक बार फिर चाय पे चर्चा के इस खास मॉर्निंग एडिशन में। आज लगता है जो संकेत आ रहा है फिलहाल चीन के बाजारों से और एसजीएक्स निफ्टी को देखते हुए कम से कम 100-150 पॉइंट नीचे निफ्टी के खुलने की उम्मीद लगती है।
हाँ, जो आपने सबसे पहला सवाल पूछा था प्रदीप की कितना नीचे खुले तो शॉर्ट करना चाहिए, उसका थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। जहां खुले वहीं शॉर्ट करना चाहिए। पक्का? शर्मा जी, मैंने तो यही कहा कि आप खरीदारी तो सवाल ही नहीं उठता इस वक्त, और आप यूजली जो आपको बेचना है 1/3 तो आप बेच दीजिए, बाकी जो बेचना है वो अगर रिकवरी आती है तो उस दौरान जिस तरह से हम बहुत सीरियस डाउनसाइड की तरफ स्टेयर कर रहे हैं, कहां तक जाता हो नजर आ रहा है आपको, या फिर आप किस लेवल से कंफर्ट होंगे अपने क्लाइंट्स को खरीदारी करने की सलाह देने के लिए? देखिए, जो 8,300 का लेवल जब हमने तोड़ा है, हाँ। तो उसके बाद में 7,940 इज एग्जैक्टली अ सपोर्ट जहां पे आप है, और 7,450 पे तो आपकी सारी जो तस्वीरें हैं उनको अरेबियन सी में डालना पड़ेगा। तो इस वक्त मार्केट के अंदर हम एक एक लेवल को ही देखना चाहिए, तो 7,940 के बियॉन्ड नहीं देखना चाहिए इस वक्त। मैं नहीं समझता कि सर्किट की कोई जगह है, और मार्केट जो है किसी भी कारण से रिकवरी दे देगा, ऊपर आएगा तो ऐसा मौका मिलता है। मैं भी ये समझता हूँ कि 7,950 8,050 ये 100 पॉइंट की रेंज है जहां पर बाजार कहीं सपोर्ट लेगा। ये पहला सपोर्ट लेवल बनता है। लेकिन जो आपने पूछा कि कब लेना चाहिए, कहां लेना चाहिए, प्रॉब्लम एक ही आशीष, कब और कहां का जवाब इस चीज में कि आपको क्यों लेना चाहिए। क्योंकि आप कब लेंगे जब आपको ये लगता है कि मेरी डाउनसाइड रिस्क खत्म हो गई, या ये मौका मुझे दूसरी बार नहीं मिल सकता, या फिर ये सारी तकलीफें। बेसिकली पिछली बार 8,000 के नीचे गया था तो मुझे ले लेना था, मुझे लग रहा था। हाँ, अब वो हाइंडसाइट में लगता है। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि आपके सामने इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बिकवाली आएगी। वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाते हैं, अब वो पैसा रशिया से भी निकलेगा, ब्राजील से भी निकलेगा और इंडिया से भी निकलेगा। तो 2,500 करोड़ की आप जो बिकवाली कैश मार्केट में देख रहे हैं, वो उन फंड्स की तरफ से, दूसरी बिकवाली आएगी उन हेज फंड्स की तरफ से जिनका हमें पता ही नहीं कि किस चीज से वो स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हैं। रूपी 66 हो गया तो करेंगे, या क्रूड 40 हो गया तो करेंगे, या कोई और रीजन से कर डालेंगे, या गोल्ड बढ़ गया तो करेंगे। तो वो अननोन सेलिंग जो आएगी। तीसरी बात, जब मुझे पता है एज ए बायर कि आपको एग्रेसिवली बेचना है, बेच कर निकलना है, तो मैं क्यों खड़ा रहूं आपके लिए? अगर मेरा पैसा है, अगर मैं म्यूचुअल फंड और चलो हमने सबसे इकट्ठा किया है, डीआईआईस खड़े थे इनफैक्ट, लेकिन 1,500 करोड़ आप ये देखो, 1,500 करोड़ की डीआईआईस की बाइंग के सामने 2,500 करोड़ की कैश में बिकवाली एफआईएस की है, 2,000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, तो खाली बिकवाली को आप कैश का देखोगे तो लगेगा डीआई खड़े किनारे हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, डीआईआईस खरीदेंगे क्योंकि वो उनका पैसा नहीं है, म्यूचुअल फंड का है। म्यूचुअल फंड में सबका आया है, तो उनको तो पैसा लगाना है ऐसे फॉल में। लेकिन मैं एक आम ट्रेडर इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं। अगर आप फंड के थ्रू नहीं कर रहे हैं, आप इंडिविजुअली पैसा लगाना चाहते हैं, तो फिर जल्दबाजी मत कीजिए। बिल्कुल, लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो पिछले 2 सेशन में संदीप, जिस तरह से बाजार में अमेरिका में भारी गिरावट आई है, और उसके बाद वहां पर पुट कॉल रेशियो में देख रहा था 2 पे पहुंच गया है, जो आमतौर पे 1 के नीचे हुआ करता था। शायद ऑप्शन एक्सपायरी भी थी पिछले सेशन में, तो कहीं ना कहीं ये डर होगा आज ट्रेडर्स को, जब दिन में शॉर्ट कर रहे होंगे, कि कहीं शाम को डाउ में बाउंस ना आ जाए। नहीं हो सकता, देखिए ओवरडाउन तो हो चुका है, काफी चीजें कहीं ना कहीं, ये देखिए जिस तरीके से न्यूज क्रॉप अप हुई है और सडनली इस तरीके का रिएक्शन इतना फास्ट हुआ है, उसके पहले भी मार्केट्स, भले इंडियन मार्केट्स तो पिछले 5-6 दिनों से नर्वस थे, करेक्शन आया, पहले घर बनाया 8500 तक का, फिर वापस से करेक्ट किया। वैसे यूएस मार्केट्स काफी अच्छा खासा फॉल दे चुके, तो ये तो क्लियर है कि बाउंस बैक आएगा। अमेरिका भी कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स कुछ कर सकता है, इंडिया भी, इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें तो जैसे बाकी लोग क्यूवी लाते हैं या कंजम्पशन, तो आप जो कह रहे थे कि आपके मित्र जो शॉर्ट हैं, क्या आप उन्हें कहेंगे कि आज वो एक बारगी अगर लंबा कट आ जाए 100-150 पॉइंट का, तो कवर करें या ना करें? 100-150 लंबा है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि 7950 से लेकर 8,000 का जो लेवल है, वहां पे डेफिनेटली उनको शॉर्ट कवर करना चाहिए। आप जो डेटा बोल रहे थे, मैंने 2 डेटा देखे उस पर, चूंकि आप संदीप से डेटा की बात कर रहे थे। पहला तो ये कि 8200 टूटने के आज क्या मायने हैं, जिसके नीचे हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि शुक्रवार का लो 8225 का, 8200 के पुट पे 52 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पहले ये होगी कि जब आप 8200 तोड़ेंगे ना, तो इनमें से कितने पुट राइटर हैं जो शॉर्ट कवर करने के लिए आएंगे, तो वो प्रेशर सुबह सुबह आपको झेलना है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि वो तो शॉर्ट करेंगे अपनी पोजीशन। हाँ, मतलब जिन्होंने पुट बेचा हुआ है, जाहिर सी बात है कि तो उनको नीचे में पुट खरीदना है, क्योंकि जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ है तो उनका प्रेशर आएगा। पुट राइटर को ज्यादा चिंता है इस मार्केट में, पुट बायर को चिंता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि पुट राइटर पहले अपनी जो वॉर मंदी कराएंगे, वॉर मंदी कराएंगे पहला। दूसरा, लेकिन जो फेवर में बात जाती है, जिसके लिए आप पूछ रहे थे कि शॉर्ट कहां कवर करना चाहिए, उसके लिए एक आंकड़ा देता हूं।
0.88 ये पुट कॉल रेशियो हमारा है जो हमने शुक्रवार को। अब आज जब हम खुलेंगे आसानी से पुट कॉल रेशियो 0.8 पे तो आ ही जाएगा। जहां तक मुझे याद है 0.65 के नीचे, 0.7 के नीचे मैंने पुट कॉल रेशियो को कभी सस्टेन होते हुए नहीं दिखा। तो 0.7 0.65 की रेंज में जब पुट कॉल रेशियो आपकी स्क्रीन पर दिखे, वो टाइम है आपके शॉर्ट कवर करने का। अब उस समय लेवल क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक आंकड़ा है जिस पर नजर रखनी चाहिए शॉर्ट सेलर्स को अपनी शॉर्ट कवर करने के लिए। शर्मा जी, मेरे ख्याल से डेरिवेटिव के व्यू से तो मैंने मार्केट्स को अभी इस वक्त तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जब ये मार्केट गिरते हैं तो उसके बाद में जो लेवल्स होते हैं जिनकी अपेक्षा होती है वो लेवल के आने के पहले ही शायद बाउंस बैक आने की कोशिश हो सके। तो हो सकता है मार्केट रिकवर करेगा कहीं 8000 और 8225 के बीच में ही पहले कहीं रिकवर कर ले, तो उसके लिए तो इंतजार नहीं करेगा। लेकिन मैं फिर भी इन चीजों से दूर रहूंगा, मैं फिर भी खरीदारी नहीं करना चाहूंगा। शॉर्ट्स तो हम लोग कभी बोलते नहीं है, हालांकि एक इन्वेस्टर का पैसा तो तभी बनता है, ट्रेडर का पैसा तभी बनता है जब वो बाजार को दोनों तरफ ट्रेड कर सके। लेकिन फिर भी अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो मेरी ये सलाह रहेगी आप उन लेवल्स के ऊपर जहां पे प्रॉफिट है या तो आप अभी बेचें या फिर उनको कॉल राइट तो कम से कम करें ऊपर के लेवल पे। अच्छा, इंटरेस्टिंग हर बाउंस में बेचना ही है, हर बाउंस में बेचना है। तो इंटरेस्टिंगली अमेरिकन मार्केट्स में जो बीते हफ्ते जो यहाँ के तमाम म्यूचुअल फंड मैनेजर्स थे उन्होंने जो एग्रेसिव बेट्स लिए हैं वो उन कंपनीज पे लिए हैं जिनका सिर्फ डोमेस्टिक एक्सपोजर है। और हमारे केस में आईटी और फार्मास्यूटिकल तो ऐसी पॉकेट्स हैं जो तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। तो इस मंदी में क्या अभी भी आईटी फार्मा में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा? अगर मैं पिछले मंदी पे जाता हूं तो आईटी सेक्टर को बहुत ही अच्छा उम्दा समझा जाता है कि ये सेफ हेवन है, लेकिन हालांकि मार्केट हमारा 60% गिरा। इन्फोसिस जैसा स्टॉक जो लीडर है सबसे कम गिरा, 28% गिरा। और आईटी में ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो 90% गिरे। सबसे सेफ एक ही चीज है जी, कैश। उससे सेफ अब मंदी के दौरान में उससे भी एक और चीज सेफ है, वो है गोल्ड। तो पिछली बार गोल्ड करीब 40% गिरा था, करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हुई थी 35%, गोल्ड करीब 41% गिरा था। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि गोल्ड तो आपने इन्वेस्ट कर लिया वो ठीक है, लेकिन अगर आप गोल्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया तो दिक्कत है। नहीं, लेकिन पिछली बार गोल्ड इसलिए चला था क्योंकि क्यूई हुई तो वो सारा कैश आया। इस बार भी आप मान के चल रहे हैं कि क्यूई होगी और वो सारा कैश आएगा और गोल्ड में जाएगा? नहीं, अगर आप ये समझिए कि अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी तो हमारे यहाँ पे भी पैसा गोल्ड के अंदर जाएगा। और गोल्ड में तो वैसे भी सेफ हेवन बिट्स आ रही हैं, 8% ऊपर गिरता है तो और इंश्योरेंस के तौर पर तो हमेशा रखना चाहिए गोल्ड। जो पैसा हर आम इन्वेस्टर निकल रहा है वो गोल्ड में जाएगा। आम इन्वेस्टर ने अगर इक्विटी मार्केट की तरजीह देखते हुए पोस्टपोन कर रखा है कि जो वाइफ को पैसे जो चीजें दिलानी थी वो दिला दीजिए। तो पिछले हफ्ते सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान था, 1.5% ही गिरा। और सबसे बेस्ट एसेट क्लास गोल्ड थी जो 8% बढ़ी इस महीने में, नॉट हफ्ते में, इस महीने में अब तक। हालांकि पीक से देखें तो हम भी 10% तो गिर ही चुके हैं, इसलिए मार्केट कहीं ना कहीं एक गिरावट के संकेत दे रहा है फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आज के लिए। लेकिन यहीं तक काफी नहीं है, आगे हमारे साथ काफी सारे एक्सपर्ट्स पूरे दिन लगातार जुड़ने वाले हैं, तो आप कहीं जाएगा नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद शुरू होगा मार्केट्स काउंटर।